अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शबान अनवर और आज टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डेफिनेशन के मुताबिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? प्रोडक्ट है किसी पार्टिकल के मास का और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप रोटेशनल इनर्शिया भी कह सकते हैं। एक्चुअली जो लीनियर मोशन में जो इनर्शिया का रोल है वही एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल है। ठीक है, तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर कोई पार्टिकल, कोई मैस जिसका, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है, ठीक है, वो रोटेट कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में, ठीक है, लेट्स सपोज सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इसका जो पिवट पॉइंट है वो ये है। तो यहाँ से लेके पिवट पॉइंट से लेके, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ से लेके इस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है लेट्स सपोज r है। तो r के स्क्वायर और मैस का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम कहेंगे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसे आप रोटेशनल इनर्शिया भी कह सकते हैं। यूनिट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? फार्मूला से ही हम देख सकते हैं। देखें, यूनिट जो है इसका, मैस का यूनिट, ये m फॉर मैस है तो मैस का यूनिट kg है, और डिस्टेंस है तो r का स्क्वायर है, r का यूनिट मीटर होगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यूनिट इसका क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस क्या होंगी? डायमेंशंस भी इजीली हम यूनिट से देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। किलोग्राम मैस का यूनिट है तो मैस की डायमेंशंस m, मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है तो लेंथ की डायमेंशन l, तो मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे l स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? ml स्क्वायर। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, इस क्वांटिटी को जिसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली कि ये है क्या। लेट्स सपोज कि एक मैस m है, ठीक है जी, और वो अटैच्ड है किसी रॉड के साथ। ठीक है जी, और रॉड की जो लेंथ है वो लेट्स सपोज r के इक्वल है। ठीक है जी, और ये रॉड जो है एक एंड से इस मैस के साथ अटैच्ड है और दूसरा एंड उसका फिक्स है, लेकिन वो इस फिक्स पॉइंट के गिर्द जो है रॉड रोटेट कर सकता है। अब लेट्स सपोज कि इस मैस m पे एक फोर्स लगाई जाती है इस डायरेक्शन में, तो क्या करेगा? ये मैस मूव करना शुरू कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है ना जी, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये फोर्स क्या कर रही है? ये इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। सही है। अब अगर ये रॉड यहाँ पे फिक्स है तो क्या होगा कि ये मैस इस सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा जिसका रेडियस जो है वो एक्चुअली r के इक्वल होगा। ठीक है, ये मैस इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो क्योंकि ये अब फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है तो मुनासिब यही होगा कि हम इसके टर्निंग इफेक्ट की टर्म्स में ही बात करें, यानी टॉर्क की टर्म्स में ही बात करें। तो हम क्या कहते हैं जी, इस अब ये क्योंकि एंगुलर मोशन में है तो हम एक्सेलरेशन को जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देते हैं बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। तो किसके इक्वल होगा? और अल्फ़ा के। क्यों? क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमने लिख दिया जी F इज इक्वल टू
एम और अल्फ़ा। अब अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ इक्वेशन को, तो जो एक्चुअली हम करना चाह रहे हैं कि हम टर्निंग इफेक्ट की टर्म्स में बात करना चाह रहे हैं, यानी टॉर्क की टर्म्स में बात करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर एफ इज इक्वल टू एम, और इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर स्क्वेयर हो जाएगा इनटू अल्फ़ा। तो आर एफ किसके इक्वल होगा, एक्चुअली ये टॉर्क के इक्वल होगा। टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर अल्फ़ा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं एक्चुअली कि ये जो इक्वेशन है ये सेकंड लॉ की न्यूटन सेकंड लॉ ही है इन एंगुलर मोशन, अगर हम बात करें इन, ठीक है। ये देखें जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जो हम लीनियर मोशन के लिए यूज़ करते हैं, F इक्वल टू एम ए, उसे जब हम कन्वर्ट करते हैं इन एंगुलर मोशन तो वो क्या फार्मूला बन जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर अल्फ़ा। तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ए को रिप्लेस कर रहा है अल्फ़ा, यानी लीनियर मोशन को रिप्लेस कर रहा है एंगुलर मोशन, फोर्स को रिप्लेस कर रहा है टॉर्क। टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी जब फोर्स किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवा देती है, रोटेट करवा देती है, तो फिर हम कहते हैं कि उस वो फोर्स जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। एक्चुअली टॉर्क ये डिफाइन करता है कि उस बॉडी में कितना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, जैसे फोर्स ये डिटरमिन करती है कि बॉडी में कितना लीनियर एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यहाँ पे देखें जो यहाँ हम जो चीज़ आज डिस्कस कर रहे हैं वो है ये कि मैस को कौन सी चीज़ रिप्लेस कर रही है, उसको रिप्लेस कर रही है एम आर स्क्वेयर, ठीक है। तो जिस तरह से मैस लीनियर मोशन में डिटरमिन करता है कि किसी बॉडी का इनर्शिया कितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, इसी तरह से एम आर स्क्वेयर जो टर्म है ये डिटरमिन करेगी कि किसी रोटेशनल मोशन में अगर कोई बॉडी है तो उसका इनर्शिया कितना होगा। तो इसलिए हम इसे कहते हैं रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये जो टर्म है यहाँ पे एम आर स्क्वेयर, यही एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ से हम फिर इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी देख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिटरमिन करता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा बॉडी में, ठीक है जी। इसकी सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमिन्स द एंगुलर एक्सेलरेशन। ये डिटरमिन करेगा कि किसी बॉडी में कितना एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा फॉर ए गिवन टॉर्क। और ये कि ये सेम रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में जो कि मैस प्ले कर रहा होता है इन लीनियर मोशन। इन एंगुलर मोशन as the mass play in linear motion। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस भी है कि ये एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन डिटरमिन करता है, दूसरा ये कि ये वही रोल प्ले कर रहा होता है जो कि मैस प्ले करता है इन लीनियर मोशन, ठीक है। तो ये असल में एक ही बात है जो हम दो तरह से कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हम फाइंड करते हैं फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर वो रोटेट कर रही है।
किसी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रोटेट कर रही है कोई रिजिड बॉडी, तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, कोई रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी को कहते हैं जिस पे जब फोर्स लगती है तो उसके पार्टिकल्स का आपस में डिस्टेंस चेंज ना हो। तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, तो इस पर कोई फोर्स लग रही है जो इसे रोटेट कर रही अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस पिवट पॉइंट ओ। ठीक है, ये बॉडी जो है ये रोटेट करना शुरू कर देती है इस पिवट पॉइंट के गिर्द। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे एक सीरियस प्रॉब्लम है। और सीरियस प्रॉब्लम ये है कि अब देखिए ये जो पूरी बॉडी आपको नज़र आ रही है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। लेट्स सपोज कि इसका पार्टिकल जो है वो यहाँ पे है m1। ठीक है जी, एक पार्टिकल इसका यहाँ पे है। लेट्स सपोज इसका मास m2 है। ठीक है, अब देखें इस m1 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो उस डिस्टेंस से बहुत डिफरेंट है जो कि m2 का डिस्टेंस है फ्रॉम पिवट पॉइंट। ठीक है ना जी, इसी तरह से बहुत सारे मैसेज हो सकते हैं। लेट्स सपोज एक मैस यहाँ पे है, ठीक है जी, m3, उसका डिस्टेंस डिफरेंट है इन दोनों से ही। लेट्स सपोज m1 का जो डिस्टेंस है वो r1 है, m2 का जो डिस्टेंस है वो r2 है, m3 का जो डिस्टेंस है वो r3 है। इसी तरह से बहुत सारे पार्टिकल से ये मिलके बना हुआ है। एक जनरल टर्म अगर हम यूज़ करें, लेट्स सपोज एक मैस यहाँ पे है, उसको हम कह देते हैं mi है, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम पिवट पॉइंट वो हम कह देते हैं ri है। तो अब देखिए जब ये बॉडी रोटेट कर रही होगी तो हर पार्टिकल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पिवट पॉइंट वो डिफरेंट है। ठीक है ना जी, तो हर पार्टिकल का जो उसके मैस के हिसाब से और जो डिस्टेंस है उसका पिवट पॉइंट से, उस हिसाब से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका उतना ही होगा जितना कि इन सब पार्टिकल्स का कलेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यानी हम कहेंगे कि हमें m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, इस m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, m3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हर पार्टिकल पे जो टॉर्क एक्ट कर रहा है, लेट्स सपोज m1 है तो इस पर टॉर्क एक्ट कर रहा है T1, m2 है तो इस पे जो टॉर्क है वो T2 है, m3 की अगर बात करें तो इस पे जो टॉर्क है वो T3 है। तो हम हर पार्टिकल के लिए जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सब जितना भी टोटल टॉर्क है सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, तो वो इस ऑब्जेक्ट इस मैस पे जो टोटल इस रिजिड बॉडी पे जो टोटल टॉर्क एक्ट कर रहा है उसके इक्वल होगा। ठीक है जी, तो m1 पे जो टॉर्क है लेट्स सपोज दैट इज T1, तो किसके इक्वल होगा? वो होगा जी, अभी हमने फार्मूला देखा था m1 r1 स्क्वेयर अल्फा 1 फॉर m2 टॉर्क 2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वेयर अल्फा 2। इसी तरह टॉर्क 3 जो है वो m3 r3 स्क्वेयर एंड अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू टॉर्क n इज इक्वल टू m n r n स्क्वेयर अल्फा n। ठीक है जी, तो टोटल टॉर्क कितना होगा?
टोटल टॉर्क इक्वल होगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 एंड अप टू टॉर्क n। ठीक है जी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें तो टॉर्क 1 के लिए m1 r1 स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस m2 r2 स्क्वेयर अल्फ़ा एंड सो ऑन अप टू mn rn स्क्वेयर अल्फ़ा n। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि जो अल्फ़ा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3 उनका एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्यों सेम है? क्योंकि उनका इन फिक्स टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो तीनों एक जितना ही, तीनों या जितने भी पार्टिकल्स हैं एक जितना ही कवर कर रहे हैं। यानी m1 जो है वो एंगल m1 जो है वो इस पोजीशन से, जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वो यहाँ पे आ रहा है अगर किसी फिक्स टाइम में। ठीक है। तो m2 जो है वो इस पोजीशन से इस टाइम में जब m1 यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, अगर एंगल थीटा कवर कर रहा है तो m2 जो है वो इस पोजीशन से रोटेट करके इतना ही एंगल वो आगे जाएगा और यहाँ पे किसी पोजीशन पे आ जाएगा m2। ठीक है। और इतना ही एंगल जो है वो m3 अगर पहले यहाँ पे था m3 तो अब वो कहाँ पे होगा? अब थोड़ा रोटेट करके वो, यानी एंगल थीटा के इक्वल ही वो रोटेट करेगा और अपनी पोजीशन चेंज करके, यानी पूरी बॉडी ये रोटेट कर रही है ना। एक्चुअली इस बॉडी को अब मैं साथ रोटेट नहीं करवा रहा, लेकिन ये पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं तो पूरी बॉडी रोटेट कर रही है। जितना एंगल m1 कवर कर रहा है उतना ही m2 और उतना ही m3। यानी आसान अल्फाज में आप ये कहिए कि जितने टाइम में m1 एक रोटेशन कंप्लीट करेगा m2 भी उतने ही टाइम में रोटेशन कंप्लीट करेगा और m3 भी उतने ही। ये नहीं हो सकता कि ये जब रोटेट करे तो m1 2 चक्कर लगा ले और m2 ने अभी एक ही चक्कर लगाया। नहीं, जब एक चक्कर मुकम्मल होगा m1 का तभी m2 का एक चक्कर मुकम्मल होगा। तो इसका मतलब है इन फिक्स टाइम ये एक जितना ही एंगल कवर कर रहे हैं। ठीक है। और अगर ये एक जितना ही एंगल कवर कर रहे हैं इसका मतलब है इनकी एंगुलर स्पीड सेम है। इनकी एंगुलर स्पीड्स अगर सेम है, एक ही जितनी बढ़ रही हैं और कम हो रही हैं, इसका मतलब है इनका एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है। तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा n। here alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to alpha 3 and so on up to alpha n is equal to alpha। हम जनरल टर्म में अल्फ़ा यूज़ कर सकते हैं, उन सब के लिए हम अल्फ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो अल्फ़ा को फिर हम कॉमन ले सकते हैं। अगर ये सारी वैल्यू सेम ही हैं तो हम कह सकते हैं टॉर्क जो है वो टोटल किसके इक्वल है? m1 r1 स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस m2 r2 स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस mn rn स्क्वेयर अल्फ़ा। अब यहाँ पे अल्फ़ा अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर टू mn rn स्क्वेयर इंटू अल्फ़ा। ठीक है जी। अब ये जो टर्म है देखें, m1 r1 स्क्वेयर m2 r2 स्क्वेयर mn rn स्क्वेयर, ये जो mr स्क्वेयर टर्म है ये क्या होता है? एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो m1 r1 स्क्वेयर जो है ये m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m2 r2 स्क्वेयर m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, mn rn स्क्वेयर क्या है? mn का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये सारी टर्म्स को हम जब ऐड कर रहे हैं तो ये पूरे ऑब्जेक्ट का, पूरी बॉडी का, इस रिजिड बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हम इसे
समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल एम आई आर आई स्क्वेयर वेयर आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू n इंटू एल्फा। ठीक है जी। तो हेयर आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई स्क्वेयर जो है, ये जो टर्म है ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी है। ठीक है जी। इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। तो यही फार्मूला था जो हमने ड्राइव करना था, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वेयर। यह था आज का टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। अल्लाह हाफिज़।